नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैथ्स के टेस्ट में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। प्रत्येक शनिवार का शेड्यूल है कि आपको टेस्ट का एक पीडीएफ दिया जाता है। टेस्ट को हम सॉल्व करने का आपको समय देते हैं और आज हम आपको देखिए रविवार के दिन इसका सोल्यूशन करा रहे हैं। आप सभी लोग अपने सवालों का सोल्यूशन मिला लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या आपने सही किया था कि नहीं किया था, और अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत इधर उधर की कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो उसको दूर करिए। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बने रहिए। अगर आपने सवालों को हल किया है तो आप आंसर जरूर देते चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का। मैं देर न करते हुए आप सभी को लेकर चलता हूं सवालों के सलूशन पर। वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे, जिससे कि एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्टिविटी और एक अच्छा इंप्रेशन बना रहे हम सभी के बीच में। मैं लेकर चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन पर। सरलीकरण का पहला क्वेश्चन है। तो सरलीकरण की इंपॉर्टेंस इस समय आप देख रहे हो, एनटीपीसी का पेपर है, 30 सवाल आते हैं, लगभग 4 से 5 सवाल आपको जो है किसके दिख रहे हैं, सरलीकरण के। क्वेश्चन क्या है, 5.25 + 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 16 - 5 है। न्यूमरेटर अर्थात अंश को अलग हल करना होगा, डिनोमिनेटर अर्थात हर को अलग हल करना होगा। ट्राई करते हैं। सबसे पहले बॉडमास का रूल लगेगा। आप तो वैसे भी पहले ही अप्लाइड होता है, अगर कभी आप है तो आपको तो पहले ही लगाना होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16 होगा, 4 तियां 12, कुल मिला के हो जाएगा 5.25 + 12 होगा -5 होगा। सिंपल समझिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको जोड़ भी लेते हैं तो 12 5 17, 17 से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 12.25 आएगा। या वैसे भी 5 अगर इसमें से घटाते तो 0.25 आता और 12 में जुड़ता तो 12 दशमलव कितना हो जाता बताइए, 5 नहीं होता, नहीं गलत हो जाएगा। 12 दशमलव कितना हो जाएगा बताए, 25 हो जाएगा। करेक्ट है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इधर चले आइए, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर 7 होगा, 7 का हाफ करते हैं तो यह 3.5 होगा। इधर चले आइए, माइनस लगाइए, इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, 1.75 होगा, जो कि हम इसमें घटाने जा रहे हैं। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दीजिए। 10 से 5 निकलेगा 5 आएगा, 14 से 7 निकलेगा 7 आएगा, और फाइनली 2 से 1 निकलेगा 1 आएगा। 1.75 है तो हम लिखते हैं 12.25 और यहां पर 1.75। करेक्ट है, दशमलव दशमलव से हटा 1225 है, नीचे 175 है। 25 सत्ते 175 कर देते हैं, 25 चौके 100 करते हैं और 25 नवा 225 करते हैं। 7 सत्ते 49 होता है। सिंपल इसका सोल्यूशन है 7। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखा होगा। कंफर्म करिए सभी लोग, कितने लोग का सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरे सवाल पर 142 का वर्ग है -1 है, संख्या किससे विभाज्य है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किससे विभाज्य? सिंपल अप्रोच अप्लाई करिए, एकदम अभी कंफर्म हो जाता है। कैसे? a² - b² सुना है, बिल्कुल सुना होगा। a + b a - b होता है, सुना है, बिल्कुल सुना होगा। आप लोग लगाते भी हमेशा, जानते भी हैं। इसको भी मैं लिख सकता हूं 142 का वर्ग -1 का वर्ग। मतलब मैं लिखूंगा 142 -1 पहले ब्रैकेट में, 142 + 1 दूसरे ब्रैकेट में। अगर हम 1 घटाते तो 141 आएगा। बहुत फायदा इससे नहीं मिलने वाला है, हालांकि 3 से कट जाएगा। इसको देखिए 143 है, मैं समझ गया। 143 को मैं क्या करता हूं पता है, 11 × 13। सोचिए, 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13, 14। तो किससे कटेगा सोचिए, लिखा है निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? तो 13 है, 11 है। अब यहां पर देखो 19 7 9 खत्म करके 13 को ले लीजिए, सेलेक्ट करिए, एक फैक्टर मिल गया, उसी से विभाज्य होगा। दूसरे सवाल का राइट सोल्यूशन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। 13 करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो संख्याओं का एचसीएफ मासा 4 है। आप सबको पता है मासा के बारे में, वह सबसे बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। और उनका जो लासा है, लासा मतलब एलसीएम 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या आपको बतानी है क्या होगी। हम सब ने पढ़ा है कि दो संख्याओं के लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये नियम होता है, पैटर्न होता है। आइए ट्राई करते हैं सिस्टम को। लासा गुणे मासा, ध्यान समझिएगा, लिखा क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और उनका एलसीएम 150 है। तो हम लोग लिखते हैं लासा की जगह पर 150 और मासा की जगह पर 4। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या को हमने कितना मान लिया, दूसरी संख्या को हमने यहां पर b मान लिया। अच्छा, एक बात आप लोग सोचो, थोड़ा सा जैसे मुझे आप एक क्लियर करो। देखिए हम लोग सवाल कर रहे हैं, 25 छक्के हमने 150 कर दिया, 6 चौके 24 कर दिया, 24 दूसरी संख्या आ गई और हमने ऑप्शन में सेलेक्ट कर लिया। बोलिए सही है गलत है? हम सब लोग तो समझ रहे हैं सही है। ठीक है, हम तो यही सोच रहे हैं सही है, क्योंकि हम कैलकुलेशन किए, जबकि मैं आपको बता दूं ये गलत है। गलत कैसे, आप सोचिए। अगर हम एक संख्या ए लें, दूसरी संख्या बी लें, इनका जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम वह सबसे बड़ी संख्या होती है। ऐसे सोचा जाए ना, सबसे छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन वह किसी भी संख्या से छोटी नहीं होती है, लेकिन कटती सभी संख्याओं से है। दूसरी तरफ अगर इनकी एचसीएफ की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग मासा कहते हैं,
मासा कहते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः काट देती है, लेकिन वह किसी से भी बड़ी नहीं होती है। अब अगर बात करते हैं, समझिए सभी लोग, अगर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ दी गई संख्याओं को काटता है और संख्याएं लासा को काटती हैं, ये सिस्टम है। एचसीएफ एलसीएम को भी काटता है। अब सवाल में चलिए, इसने कहा कि एचसीएफ अपना 4 है। सुनो, एचसीएफ क्या है? 4 है। एलसीएम कितना है? 150 है। अब आप पहले ही सोच लो, क्या एचसीएफ एलसीएम को काट पाएगा? जब काट ही नहीं सकता तो लॉजिक कहां से सेट हो रहा है? चलो एक मान लो यहां पर फिलहाल नहीं कट रहा है, यहीं से ब्रेक हो जाता है। एक संख्या 25। अब सोचो, क्या कोई संख्या अगर 25 है तो उसका एचसीएफ 4 हो सकता है? किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अगर आप ये लगा रहे हैं तो गलत है, आपको गलत इसको मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आपको उत्तर देना चाहिए इस तरह से, और अक्सर सवालों में ऐसे आता है, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे फेस करने को मिलता है। अब इसकी क्लियरिटी, मतलब ये सवाल बनाते समय ध्यान देना चाहिए, या ऑप्शन में मेंशन किया जाता है कि इनमें से इनका उत्तर नहीं निर्धारित होगा या निम्नलिखित में कोई भी मान संभव नहीं होगा, इसको आपको सेट करना होगा। ठीक है, या आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आंकड़े निर्धारित नहीं हो सकते, आंकड़े डिसाइडेबल नहीं है, इस तरह से हमें प्रेजेंट करना होगा। अगला सवाल एक सिंपल सवाल है, लेकिन ये पूछा गया सवाल है। ये बार का कॉन्सेप्ट है, मैं आपके बार का सिस्टम बता दूं, ये बड़ा इजी सवाल है अगर सोचा जाए तो। इसमें दशमलव के बाद 2 पद छूटे हैं, मतलब बार नहीं है, और उसके बाद फिर 2 पद दोहराए गए हैं, रिपीटेड हैं। इसके बाद सेम प्रोसेस यहां पर दूसरे नंबर पे है। मैंने इस तरह के सवाल को हल करने का एक पैटर्न अपनी क्लास में हमेशा बताया है कि आप इसको 2 सेक्शन में, ऐसे 3 कॉलम में ब्रेक कर दो। जो विदाउट बार है उनको ऐसे लिख दीजिए 3 4 हो गया, ऐसे इसको 1 3 कर दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे यह मान है 0.34 के बाद 6 7, 2 पद के ऊपर बार है, यहां भी 2 पद के ऊपर बार है। आप लिखिए इसको 6 7, करेक्ट है। इसको लिखिए 3 3, और यही सेम रिपीट कर दीजिए 6 7 और 3 3, बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। अब आप इसको जोड़िए, 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 4 3 7 1 8 है, 3 1 4 है। अब यहां पर आपके सामने स्थिति ये है, ऐसे इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको खत्म कर दें। आंसर हो जाएगा 0.4801 के ऊपर बार लगा दीजिए। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। चौथे सवाल का आप लोग नोट करिए, बहुत बार ऐसी गलतियां होती है, अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट करते तो हो सकता है आप गलत ही करके आते। समझ रहे हैं? अगले सवाल पर आइए। 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? देखो कितना बढ़िया सवाल होता है, कैसे करेंगे? 180 का 15%, ठीक है, 180 का 15%, 250 का 18%, ठीक है। अब ये देखिए 2 नंबर हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हमें निकालना है, ज्यादा कम की बात कर सकता है कि कितने अधिक है परसेंटेज में, कितना कम है परसेंटेज में। सिंपल बोला कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है। जैसे मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 200 रुपए, तो मेरा जो धन है आपका कितना परसेंट है, तो मैं अपने में किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा, और जिसका करना है उससे भाग। मतलब अगर इस मान को आप ए कह दो, इसको बी कह दो, इसमें 100 से गुणा करना चाहिए और इससे भाग करना चाहिए। इससे पहले जितना संभव आसान करिए, परसेंटेज से गायब करिए, 0 0 से गायब होगा, 18 18 को काटेगा, यहाँ 15 है, 5 दिया है, यहाँ 25 है, 5 बचे है, ये 3 है, गुणे 100 करे बटा 5 करे, 5 से इसको डिवाइड करे 20 हो गया, 20 गुणे 3 करे तो कितना होता है? 60% है। 60% राइट सोल्यूशन देखिए डी ऑप्शन में है, आप करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, और आपके आए भी होंगे आंसर, मैं समझ रहा हूं। एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य आपको बतानी है कितनी है। करेक्ट है, आइए देखता हूं। कितने में बेचने पर? 270 में बेचने पर 35%। दरअसल लागत किसी वस्तु की 100% होती है, 35% का उसे लाभ हुआ है, 35% का 135% की प्राइस है, और ये सिंपल 270 रुपए है। आप 100 का मान निकाल दो, कंफर्म हो जाएगा। देखिए 2 बार तो जा ही रहा है, 2 का 100 से गुणा कर दें, 200 रुपए होना एकदम तय है। 200 रुपए उस वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए कितने परसेंट का लाभ है बताओ? 35% का। 35% का मतलब 5 सते 35, 5 बिछाम में 100, सीपी है 20 और लाभ है कितना? 7, तो विक्रय मूल्य बताएं कितना होगा? 20 में 7 जोड़ने 27। मैंने लिखा 27 बराबर 270, और हमको क्रय मूल्य निकालना था 20 का मान, तो 20 बराबर देखिए कितना है, ये 10 बार गया, 10 का 20 से गुणा करा 200 होता है, तो क्रय मूल्य इसका कितना होगा? 200 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। कह रहा 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके
इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। क्या लिखा है बोलिए? कह रहा है कि वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। मतलब ये सवाल देखिए ऐसे होगा कि जैसे सबसे पहले देखो आप इस नंबर को ले लो 6561, करेक्ट है, और इसको किससे भाग करना है? 6561 के वर्गमूल से। आप एक बात समझो, जैसे मान लीजिए एक नंबर 16 है, 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। 4 को 16 को विभाजित करेगा 4 ही तो आएगा, मतलब जो वर्गमूल होगा वही आएगा। तो अगर सही शब्द पूछा जाए तो वर्गमूल ही पूछ रहा है कि उसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अब घुमा फिरा के भले शब्द यूज कर रहा है, तो पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। यहां पर 65 एक संख्या सोचिए जो 65 जिसका वर्ग हो जाए या उससे कम रहे। 8 का वर्ग 64 होता है। यहां अगर 1 है तो या तो अंत में 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है, 9 का 81 मतलब 1 ही होता है। अब सुनिए मेरी बात को, अगर हमने ये सोचा कि इसके बगल 81 लगा दें या 89, भाई 2 ऑप्शन 2 विकल्प रहेंगे। ऑप्शन में वैसे 89 है नहीं, है तो 81, तो उत्तर तो हो जाएगा। इसका पैटर्न समझ लीजिए। दरअसल ये होता है कि 8 का वर्ग, भाई 8 सोचा था, 8 का वर्ग 64, 8 के वर्ग में 8 ही जोड़िए। इससे अगर ज्यादा हो गया तो कम लेना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो इसका वर्गमूल 81 होगा, और 81 गुणे 81 ये हो गया, तो 81 से भाग करने पर इसका मान 81 ही आएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। जैसा कि मैंने कहा ना, केवल शब्दों घुमाया गया था, जबकि सवाल बहुत ही आसान था। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अहमद ने 1440 में रुपए में 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए में 4% वार्षिक दर से उधार लिया। अहमद ने उधार लिया 2 अलग अलग मतलब जगहों से। उसने 2 धन, एक तो 1440 को 5% की दर से उधार लिया और 1650 को 4% की दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? आइए ट्राई करते, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली जगह पर ब्याज की दर थी 5%, समय कितना था? 3 वर्ष। दूसरी जगह पर भी ब्याज की दर 4% थी और समय कितना था? 3 वर्ष। यहां पर जो उसे ब्याज देना पड़ेगा 15%। किसका बताइए? 1440 का। 1440 गुणे 15/100 कर दीजिए। ठीक है, एक शून्य खत्म हो गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10 होता है, 72 हो गया। 72 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 216 हो गया। ये 4 तिया इसको 12% करिए तो 12/100 होगा। ठीक है, गुणे आप कितना है बोलिए? 1650 है। एक शून्य खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 हुआ, 2 से कटिए 6 होता है, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 19, दोनों को जोड़िए 8 6 14, 9 1 10 1 11। ठीक है, 2 1 3 1 4, 414 रुपए उसे ब्याज के तौर पर प्राप्त होगा। 414 रुपए उसे ब्याज के तौर पर प्राप्त होगा। 8वें सवाल का राइट सोल्यूशन यहाँ पर पहले ऑप्शन में है। आइए देखिए हम लोग 9वें नंबर पर चलते हैं, उस सवाल को अच्छे से समझिए। देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 3:9, करेक्ट है। यहां पर लिखा है सी अनुपात ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 10:14। आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सरल कर लीजिए एक जगह पर। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। 2 पंचे 10 होता है, 2 सत्ते 14, ऐसे आसान कर सकते हैं डेटा को अपना सही उपयोग करने के लिए। यहां जैसे वैसे रहने दीजिए, आप चाहे तो इसको भी सरल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऐसे सेट हो जाएगा। ए का मान 3 है और बी प्लस सी का मान हमने 9 माना। यहां से सी का मान हमने 5 मान लिया। इससे क्या होगा ना, इससे देखिए क्या होगा कि ये मान हमने 3 ले लिया, समझ रहे हैं, और ये बी प्लस सी का मान हम कितना मान रहे हैं बोलिए? बी प्लस सी का मान 9 मान रहे हैं। सी का मान जिसमें हमने 5 ले लिया है, तो बी का मान कितना हो जाएगा बताएं? इस हिसाब से बी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का मान आप कितना मान चुके हैं? 3। सी का मान हमने कितना मान लिया है? 5, और बी का मान कितना मान लिया बताएं? 4। और देखिए सेट भी हो जाएगा। जैसे यहीं पर देखिए, ये 3 अगर आपने वहां से हिसाब से लिया और बी अभी 4 आया, तो 4 3 जुड़कर 7 हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सब सेट हो गए। अब सारी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे पूछा है हम लोगों से। क्या पूछा है बताइए? हमसे पूछा बी अपान ए प्लस सी पूछा है, तो बी की वैल्यू हमने कितना मान लिया है? 4, और ए की वैल्यू और सी की वैल्यू देखिए 4 5 3 कितना है? 8। तो यहाँ पर 4 1 के 4, 4 दूना 8, 1/2 इसका राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन आप लोग लगाइए, 1/2। 9वें सवाल का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इसको निर्धारित कर सकते हैं, सेट कर लीजिए। अगले सवाल पर आइए। एक तीर अंदाज है, यूपीएसआई के सवाल है, सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। जैसे इफिशियंसी लेवल इसे कहते हैं कि अगर हम कोई अटेम्प्ट देते हैं तो उस अटेम्प्ट में हम कितनी बार सफल होते हैं, ये होता है सटीकता का परसेंटेज। तो अब मौसम तूफानी अगर हो जाता है, मान लो देखो इंटरप्ट आया, तूफान आया, आंधी आया, जो भी आया, उसकी वजह से सटीकता का जो परसेंटेज है वो 20% घट जाता है।
जिस एफिशिएंसी से हम काम करते थे उस एफिशिएंसी में 20% की गिरावट हो गई अगर मौसम खराब हो गया। ठीक है, इसका कहना है अगर तूफानी मौसम में वह 350 शॉट में से 196 शॉट लक्ष्य को भेद सकता है। तूफानी में जब उसके एफिशिएंसी में गिरावट थी तब उसने 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेदा। तो कह रहा सामान्य परिस्थितियों में अगर उसे 250 शॉट लगाने हो तो उसकी मारक दर क्या होनी चाहिए, 250 में उसके कितने शॉट सही होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जब मौसम खराब हुआ मतलब उसकी जो सटीकता था उसमें गिरावट हुई। देखिए सटीकता की गिरावट को इसने परसेंटेज से प्रेजेंट किया है। देखिए 20% की गिरावट आई है। तो 20% की गिरावट आई जब मौसम खराब है। ध्यान समझिएगा, जब मौसम खराब है तो उसकी जो परसेंटेज है वो 20% है। तो 20% का मतलब क्या है, 20% की कमी है 1/5। इसका मतलब सामान्य परिस्थिति में वह 5 शॉट अगर लगा सकता था, 5 शॉट लगा सकता था, तो अब एक कम होकर के उसके शॉट की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, जब खराब मौसम में होगा। ठीक है, 5 की बजाय वो 4 ही शॉट लगा पाएगा। अब इसका ये कहना है कि उसने क्या किया, 350 शॉट में 196 बार लक्ष्य को भेदा। कब, जब मौसम खराब था। ठीक है, जब मौसम खराब था तो उसने क्या किया, 350 शॉट में 196 लक्ष्य भेदा। तो ये तब था जब खराब मौसम में 196 आया, जो कि किसके साथ कंपेयर्ड होगा, 4 के साथ होगा। मतलब अगर सामान्य मौसम होता तो वह 350 में कितना सही शॉट लगाता बताइए। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 चौके 16, 4 9 36 होता है, 5 9 45 होता है, 5 चौके 20, 20 4 24, 245 शॉट सही आना चाहिए था उसका। 350 में अगर मौसम सही रहता ना तो जो 196 लक्ष्य मार पा रहा है, 196 लक्ष्य को भेद पा रहा है, वह कितना लक्ष्य भेद पाता, वह 245 लक्ष्य को भेद पाता। समझ रहे, सही शॉट या था। 4 से बांटा था ना, 4 से काट, 4 चौके 16, 4 9 36, 5 9 45, 5 चौके 20, 4 24। अब ये 245, इस अब देखिए सामान्य परिस्थिति की बात करो। इसने कहा अगर 350 शॉट मारता है तो सामान्य परिस्थिति में कितने शॉट सही होते हैं उसके, 245। अगर वह सामान्य परिस्थिति में 250 शॉट लगाएगा तो कितना सही होगा बताइए। 1 0 0 से खत्म, 5 7 35, 5 5 25, 7 से काटिए, 7 3 21, 7 5 35, 5 से गुणा करिए, 175 कितना आएगा, 5 5 25, 5 3 15 तो 17, 175 शॉट उसके सही होंगे अगर सामान्य परिस्थिति रहती है। और 250 शॉट लगाएगा तो 175 शॉट उसका सही हो जाएगा। आइए देखिए 11 नंबर हम लोग समझते हैं। 11 नंबर क्या है और कितने लोगों ने किया। देखिए सवाल में शब्द तो बहुत कम है लेकिन यह सवाल कंफ्यूज कर सकता है, समझ लीजिएगा, और करता भी है लोगों को। समांतर चतुर्भुज है जिसका आंतरिक कोण दिया है। अब आंतरिक कोण में कौन सा कोण है कंफर्म नहीं है, उसकी 2 भुजाएं, एक 10 है दूसरी 12 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा समांतर चतुर्भुज बेसिकली ये होता है। अब कोण कहां पर 150 है, यहां पर हो सकता है, समझ रहे हैं, उसी आधार पर होगा। मतलब यहां पर हम लोग को समझना चाहिए इस चीज को। अब इसके बाद अगर एक भुजा हमारी 12 है दूसरी 10 है, इसको हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला, और कोण आपको एक थीटा दिया हुआ है 150। तो ऐसे में जो एरिया होता है ना, एक फार्मूला लगा लीजिए, ए बी साइन थीटा, ये होता है। त्रिकोणमिति थोड़ी सी जाननी पड़ेगी यहाँ पर, और कोई बेसिक मेथड नहीं लगता इसमें। यहाँ पर ए का मतलब 12 है, बी का मतलब कितना है 10 है, और साइन 150 है। अब इतना कोण त्रिकोणमिति तो आप देख ही रहे हर जगह उपयोग हो रहा है, इतना तो हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। 150 का मान देखो कैसे निकलेगा, साइन 150, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 30। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका कितना हो जाता है पता है, वो आपका कॉस एक सेकंड, साइन 90 प्लस थीटा आपका बेसिकली देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा मतलब हम 150 पर जा रहे हैं। 150 पर बेसिकली वैल्यू जो आपकी होगी यहाँ पर साइन थीटा के ही बराबर हो जाएगी। साइन थीटा का मतलब साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान आपको बता दूं, साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा तो साइन 30 मतलब वैल्यू बदलती नहीं, वही रहती है, और नेचर भी वही रहता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, कोसेक भी पॉजिटिव रहता है, 1/2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12 गुणे 10 गुणे 1/2 कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 पंचे होगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर देखो बी में दिया। यही सवाल का उत्तर होगा बी ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। 12वां नंबर, राजेश 5 मीटर पर सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। कैसी गति से, 5 मीटर पर सेकंड की, या 20 मीटर पर सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। देखो पैदल अगर चलना है उसे तो उसकी गति कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड राजेश की। हम सबकी ऐसे ही होती है, अगर हम पैदल चलते हैं तो स्लो चलते हैं, साइकिल मिल जाए थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी अपनी, मोटरसाइकिल मिल जाए और बढ़ जाएगी, ऐसे ही होता है ना। वह क्या करता है, परिवहन के दोनों तरीकों का संयोजन करता है, और 600 मीटर की दूरी तय करने में कुल 45 सेकंड का समय लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। बढ़िया तो सवाल है, आइए ट्राई करते हैं, देखिए कैसे होगा। भाई एक चीज आप समझ लो,
यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गया, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड की गति से गया, ओवरऑल उसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी होगी बताएं? 600 मीटर को 45 सेकंड में उसने कवर किया था। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 40/3 सेकंड लगेगा टोटल कवर करने में 40/3 सेकंड का समय लगता है, ये समझिएगा। मतलब ये 40/3 सेकंड नहीं, सॉरी 40/3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बनकर आ रही है। हम लोग क्या करेंगे समझिए, हम लोगों ने जो उसकी स्पीड थी अलग अलग, जैसे पहली स्पीड कितनी थी 5, दूसरी स्पीड कितनी थी बताएं 20। पहली स्पीड 5 थी, दूसरी स्पीड 20 थी। जब ओवरऑल स्पीड की बात करो तो 40/3 हो गया। अब 40/3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 13 सही 1/3। हमें एक एलिगेशन लगा करके यहाँ सवाल हल करने चल रहे हैं। हालांकि हम वैसे भी चाहते तो हल हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर हम जैसे हम ऐसे देख लें कि भाई कुछ मीटर उसने, सपोज करो जैसे हम ऐसे देखिए, हम आपको लगाएं बताएं आपको, जैसे हम देखिए हम अगर समय का ही उपयोग करके करें, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो रहा है, हम आपको ऐसे थोड़ा बताते हैं। देखिए मैं आपको कहूं कि अगर उसने पूरी ही यात्रा को, पूरी यात्रा मतलब 600 मीटर को पैदल ही तय किया होता तो कितना समय लगता? 5 से भाग करिए, 120 सेकंड लगता। अगर उसने, जबकि लगा 45 है, अगर उसने पूरी यात्रा को साइकिल से तय किया होता तो कितना लगता? 20 या 60, 30 सेकंड लगता टोटल। लेकिन लगा उसको कितना? 45। तो यहां से हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ऐसे भी एलिगेशन लगा सकते हैं। डिफरेंस देखिए कितना कितना बनकर आ रहा है। डिफरेंस ये बनकर आ रहा है 145 से आपका कितना हो जाएगा? 75। 70 40 110, यहाँ पर 75 हो जाएगा। इसका डिफरेंस 15 है। 15 के 15, 15 × 5 = 75, 1:5 का है। 1:5 का मतलब सवाल क्या पूछा है? कितनी देर तक साइकिल चलाई, कितनी देर तक साइकिल चलाई, इसका मान हम लोग को कैलकुलेट करना है। जब आप ये सोच लो कि यहाँ पर इसको रिलेट करने, जैसे देखिए आप खुद समझ गए होंगे कि साइकिल चला, मतलब साइकिल किस गति से चलाता था? यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की गति से। उसका कहना है, देखिए ऐसे समझिएगा, टोटल जो उसने दूरियां तय करी है 1 और 5 से रिलेट कर दिए, 6 हो गई। 6 बराबर कितना हो गया बताएं? 100 हो गया। तो 5 का मान कितना हो गया? 500 हो गया। और यहाँ पर इस समय स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 से कर दे भाग इसको, तो 25 से यहाँ पर 25 सेकंड तक उसने साइकिल चलाई थी। तो 25 सेकंड इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से इसका उत्तर आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। 13वां नंबर देखिएगा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में तब 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर, जिनकी एक की उम्र 23 और 25 है, 2 नए लोग को शामिल किया जाता है। जो 2 नए लोग शामिल होते हैं उनकी औसत आयु हमको बतानी है। यह स्थानांतरण का सवाल है। 10 लोग टोटल थे और 10 में होता क्या है, 2 लोग आउट हो जाते हैं, निकाले जाते हैं और उनकी जगह पर 2 लोग को शामिल किया जाता है, इन होता है। अब आप सब तो गए हो कि अगर जितने निकले हैं उतने ही शामिल हुए हैं तो संख्या पे तो फर्क पड़ा नहीं, इसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब सवाल आगे क्या कहता है, पढ़िए समझिए वर्किंग को। कह रहा है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी उम्र 23 और 25 थी, मतलब जो निकलने वाले लोग हैं 23 और 25 जोड़ दीजिए तो 48 साल के हैं, 48 वर्ष के हैं, इनके जाते ही, और यहाँ पर एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को आते ही, 2 व्यक्ति मतलब A+B आते ही होता क्या है बताइए, औसत में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। तो जो अगर औसत में परिवर्तन होता है वो इन वाले की वजह से होता है। अगर जो शामिल हो रहा है वो ज्यादा है तब तो औसत बढ़ेगा, अगर शामिल होने वाला कम है तो औसत घटेगा। तो A+B का मान कितना हो जाएगा समझिएगा, लिखता हूं 48, कितना 48 जो यहां पर निकला है, प्लस कितना औसत में वृद्धि 3, संख्या कितनी 10, तो 48 और 30 अगर जोड़ दिया तो 78 हो गई इन दोनों की आयु का योग। इनका औसत निकालने के लिए बटा 2 कर दीजिए, 2 3 6, 2 9 18 है, 39 वर्ष इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो औसत होगा उन व्यक्तियों का जो लोग शामिल हुए अभी अभी समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय, मतलब बचत करना और व्यय करना का अनुपात 3:8 है। देखो बचत कम है और व्यय ज्यादा है ना। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 रही थी उस महीने में बचत क्या रही होगी? सुनिए, अब आपको पता है कि बचत और व्यय को अगर हम जोड़ दें तो ही तो आय बनता है। बचत प्लस व्यय बराबर आय होता है, और बचत और आय का रेशियो देखिए कितना, बचत व्यय का रेशियो कितना दिया है 3:8 है। 8 3 मिलकर कितना होता है 11, 11 बराबर 27,500 है। 1 बराबर 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2500 है। समझ रहे, इस महीने में बचत पूछ रहा है, बचत का मान कितना है 3 है।
3 बराबर 25 दिया 7500 है। राइट सोल्यूशन आपके सामने है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सही है, बढ़िया सवाल था, इजी था, वर्किंग थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली थी लेकिन बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हो। किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन मतलब पॉसिबल लंबाई कितनी हो सकती है जिसे 12 मीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाइयों से ठीक ठीक नापा जा सके। समझ रहे, जैसे अगर कुछ भुजाएं हैं, माली दीवारों की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है इस तरह से कमरे की, अगर हमें एग्जैक्ट मेजर करना है और ऐसा स्केल चाहिए, इसके लिए हमें तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या चाहिए और वह संख्या तीनों का एचसीएफ होगी। 12 मीटर है, समझ रहे हैं, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर है और तीसरा 4 मीटर और कितना बताएं 20 सेंटीमीटर है। हम सबको जानकारी हो कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं 1200, इसको लिख सकते हैं 820, करेक्ट, इसको लिख सकते हैं 420। एचसीएफ तीनों का निकालना है, कैसे निकलेगा ये ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पर कैसे निकलेगा, 1200 सेंटीमीटर है, 820 सेंटीमीटर है, 420 सेंटीमीटर है, तीनों का एचसीएफ अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए कैसे निकाला जा सकता है भाई, या तो भाग विधि से कर दो या तो डिफरेंस पर जाकर करें। जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 420, करेक्ट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा सोचिए भाई, इनका डिफरेंस 8 4 12 420, इनका डिफरेंस 400 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस 20 होगा तो इसका मतलब 20 ही इसका उत्तर आएगा, 20 ही उसका उत्तर आएगा, 40 भी नहीं काट पाएगा सबको, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट सोल्यूशन होगा। वह सबसे बड़ी लंबाई होगी जो प्रत्येक को पूर्णतः नाप सकेगी और इतनी ही बड़ी सबसे बड़ी स्केल हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अगर 4 आदमी होते हैं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 से कम कर दिया जाए, 2 कम हो जाए मतलब 4 की जगह पर 2 ही हो जाए, तो वे असल काम के 1/4 काम को करने में कितना समय लगाएंगे। इफिशियंसी क्षमता गुणे समय ही टोटल वर्क होता है, ठीक है। पहले 4 व्यक्ति थे, 4 की अपनी इफिशियंसी थी, 12 दिन में काम करते थे, कुल काम 12 करते थे। अब कह रहा है व्यक्तियों की संख्या, कुल काम मतलब एक काम, कुल काम मतलब एक काम, व्यक्तियों की संख्या 2 घट गई, 2 हो गई। इससे असल काम को कितने दिन में, असल काम के 1/4, 1/4 मतलब 1/, कितना कर दिया 4 काम को कितना दिन में करेंगे। यही पॉसिबिलिटी है, यही तरीका है, 4 को ऊपर कर दे, मतलब यहां पर क्या होगा 4 गुणे 12 बराबर 2 गुणे डी गुणे 4 कर दीजिए, 4 4 से कटा, 2 छंगे 12, कितना समय लगेगा बताएं, 6 दिन में यह कार्य डन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। समझ लीजिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच होता है। 20 ओवर में भारत का जो प्रति ओवर रन रेट था वो 7 था। 20 ओवर तक जब मैच हुआ था भारत ने 7 के रन रेट से रन बनाए थे। 45 ओवरों में 425 का लक्ष्य पाना है, लो 425 का लक्ष्य पाना है, बहुत बड़ा स्कोर था। भारत के लिए न्यूनतम कितनी औसत रन बनाए रखना जरूरी है ताकि यह पक्का हो जाए कि वह खेल जीत पाएगा। समझिएगा, देखो अभी तक की स्थिति क्या थी, टोटल टारगेट पहले सोचिए 425 तो रन बनाना है और 45 ओवर का मैच है, ठीक है, 45 ओवर का मैच है, ये 425 रन बनाना था। अब आप खुद सोचिए शुरुआत में क्या होता है, 20 ओवर तक में 7 के औसत से रन बनाया गया, 20 7 140, कितने रन की अभी दरकार है बोलिए, 140 घटा दीजिए, घटाइए, 5 आया, 12 से 4 8 आया, 3 से 200, अभी 85 रन बनाने हैं। ओवर कितने बचे हैं, 20 के बाद 45 ओवर का मैच है ना, 25 ओवर बचे हैं। इस 25 ओवर में अगर 285 रन बनाना है तो अभी उसे कितना रन प्रति ओवर बनाना पड़ेगा, 25 से भाग करें, 25 1 के 25, 3 5, फिर 25 1 के 25, 11.4 के औसत से अभी रन मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के सुनिश्चित हो पाएगा कि भारत जीत पाएगा। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, इसका 17वें सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। एक आदमी नदी की निचली ओर डाउन बहाव में 18 किलोमीटर प्रति घंटे पर और चढ़ाव पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे, निचली ओर का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, मतलब आपको पानी का फ्लो मिल रहा है, जैसे आप पुल से नीचे उतर रहे हैं, तो एक प्रकार से आपकी चाल अनुकूल चाल है। अनुकूल चाल में नाव की चाल, आदमी की चाल धारा के साथ जुड़ जाती है, तो यहां पर जो अनुकूल चाल है उसको हमने यू कहा और यह x + y है, जिसमें x व्यक्ति की चाल है, y धारा की चाल है, बराबर है 18। प्रतिकूल चाल हमने यहां पर v ले लिया, v बराबर x - y होता है और यह चाल आपकी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर पानी में उस आदमी की गति, जब आप याद रखना
यदि हमें अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल पता है तो स्थिर जल में उस व्यक्ति की या जो भी मतलब तैराक है उसकी चाल ज्ञात करने के लिए u प्लस बी बटा 2 करेंगे, अर्थात 18 प्लस 10 बटा 2 करेंगे तो 28 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आपसे अगर ये पूछता कि धारा की चाल क्या है तो वही करते 18 माइनस 10 करते 8 बटे 2 होता तो 4 आ जाता, तो 18वां सवाल डन होता है। एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, जितना उसने लगाया था 20% बढ़ा के प्रिंट किया। दुकानदार खरीदार को नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब कोई खरीदने जाता है तो उसको 10% की छूट दे देता है। जब एक खरीदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितना प्रतिशत का मुनाफा होगा, दुकानदार को होगा, ये बताना है। सुनिए, उसने 20% बढ़ाया है, 20% की वृद्धि करी है और बेचते समय 10% की छूट दी है, तो एकदम सतत प्रोसेस लग रहा है। सतत प्रोसेस ऐसे लग रहा है, देखिए 20% को हम 1/5 कह सकते हैं और 10% को हम 1/10 कह सकते हैं। कहेंगे 5 से 1 जुड़कर 6 होगा और 10 से 1 घट करके 9 होगा, मतलब 50 से कितना होगा, 54 होगा। 50 से 54 का मतलब 4 की वृद्धि होगी। 4 गुणे 100 बटे आप 50 कर दें, 4 गुणे 100 बटे 50, 50 दूना 100 होता है, 2 चौके 8 होता है। 8% का लाभ होगा जो आपसे नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां डन होता है। 20वें पर आइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष में 5000 और 3 वर्ष में 5500 हो जाती है। क्या सवाल पूछा है, धनराशि और ब्याज की दर बता दो कितनी हो जाएगी। बहुत ही ओरल सवाल है, देखिए आराम से कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है, 2 साल में यह पैसा हो जाता है 5000, करेक्ट है। और यही पैसा अगर हम लोग आगे बढ़ा दे 3 वर्ष के लिए तो यह पैसा हो जाएगा 5500, क्लियर, 5500। अगर आपको ब्याज की दर बतानी है तो आराम से ऐसे देखिए कर सकते हैं, क्या 0 0 खत्म कर दो, 5 धाम में 50, 5 11 में 55, 10 से 11 मतलब 1 बढ़ रहा है, 1 गुणे 100 बटे आप 10 कर दो, ठीक है। 10% की ब्याज दर है, ब्याज दर तो कंफर्म हो गया और शायद ऑप्शन एकदम सेट भी कर दिया, अभी आपको जरूरत भी नहीं करने की आगे, क्योंकि 10% तो एक ही में है। बट अगर थोड़ा सा हमें इफेक्ट करना है, इसको समझना है, देखिए ऐसे भाई हम थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। 10% की ब्याज दर को अगर हम 2 साल में कैलकुलेट करके जाएं तो 10% मतलब 1/10 होता है। मतलब क्या लिखा जा सकता है, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा, 11 ग्राम में 121 होगा और 100 का मान बताना है। तो सुनिए, 121 का मान ही तो आपको 5000 लेना पड़ेगा, जो एकदम कैलकुलेटिव नहीं है। 100 का मान बताना है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही 4100 कितना हो जाएगा, 4132.33 रुपए हो जाएगा, जो आपको डी ऑप्शन में दिया है। कैलकुलेट का आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। राइट सोल्यूशन 20 हो गया, 20 नंबर का डी ऑप्शन हो गया। सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, 2250 रुपए लेकर एक कारोबार शुरू किया, जबकि त्रिशला 3 महीने बाद कुछ धनराशि लेकर उस व्यापार में शामिल होती है। 12 मास का व्यापार होता है और सोहेल के निवेश से सोहेल के निवेश जब सोहेल ने शुरू किया तो उसके बाद से 12 महीने तक व्यापार चलता है। सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24 में बांटा, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था, सवाल है, आप ट्राई कर दो। 2250 रुपए लगाया था और पूरे 12 महीने तक लगाया था। हमारा निवेश हमारे द्वारा लगाए गए धन और हमारे द्वारा दिए गए समय पर निर्भर करता है। त्रिशला ने क्या किया था, त्रिशला कुछ पैसे लेकर आती है, 3 महीने बाद आती है, तो 9 महीने तक व्यापार में रहेगी, 9 3 12 होता है। टोटल जो ब्याज हमको प्राप्त लाभ मिला है 25 और 24 के अनुपात में बटा है। आई ट्राई करते हैं, देखिए इसका हिस्सा कितना होगा, 3 तिया 9, 3 8 24, ठीक है, 3 चौके 12, सही है, यस। 25 से करिए, 25 9 225 0, ठीक है। अब आप ट्राई कर दो, देखिए इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, 9 चौके 36, 360 गुणे 8, 8 शून्य शून्य, 8 संगे 48, 8 त्रिक 24, 24 4 28, ठीक है, 2880। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 21वां नंबर डन होता है। इरीन ने मास्क की बिक्री, मास्क आपको याद होगा जब उस समय कोरोना आया था तो कितना भयंकर मास्क की बिक्री हो रही थी, लोग परेशान थे मास्क पहनने के लिए, बहुत महंगे मिलते थे, ठीक है। अभी चलो, इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, कितने में, 308 में बेचा, तो उसे 12% की हानि हुई। अब बताओ कितने रुपए में अगर बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो आप सबको पता है कि व्यापार में जो लागत होती है वो 100% होती है। अब 100% से अगर वो 12% की हानि, मतलब 12% 88% में बेचा था, उसे चाहिए 10% का लाभ,
110% में उसे बेचना है, करेक्ट है। आइए थोड़ा आसान कर सकते हैं हम लोग। 11 दहम में 110 होता है, 11 अठे 88 होता है, ठीक है। और काट दो थोड़ा, 2 पंचे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है। 4 का मान हमसे क्या पूछा है, कितने रुपए, अच्छा ठीक तो है, बढ़िया तो है। 4 का मान 308 है और 5 का मान हमको बताना है, ठीक। 4 से काटिए, 4 सते 28, 4 सते 28, 77 गुणे 5, 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38, 385 है ऑप्शन में, यस डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, इसका उत्तर होगा। आइए देखिए 23 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। सवाल क्या दिया है, कह रहा है 140 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में, मतलब कुल मात्रा 140 लीटर की है, 25% तो पानी है। नए मिश्रण में अगर हमें जल को 30% बनाना है तो कितना और जल मिलाना चाहिए, मतलब दूध को स्थिर रखना है, जल को बढ़ाना है। मैंने लिखा यहां पर दूध, मैंने लिखा यहां पर पानी, करेक्ट है। सवाल कहता है कि 25% अभी तक पानी था, मतलब 1/4 था। इसका कहना है कि अगर हमारे पास कुल मात्रा कितनी थी, कुल मात्रा यहां पर समझिए, कुल मात्रा अगर हमारी 4 थी तो 1 भाग पानी था, 3 भाग दूध था, समझ रहे हैं। 1/4, 25% हो गया और वो 75% हो गया। इस तरह से आप डिसाइड कर दीजिए। हम चाहते हैं कि पानी अपना कितना हो जाए, 30%। 30% को 3/10 करते हैं। हम कहेंगे अगर 10 लीटर आएगा तो 3 लीटर पानी रहेगा और 7 लीटर क्या रहेगा, दूध रहेगा। यही समझना है। हम लोग को किसी भी हालत में दूध की मात्रा को सेम रखना है। सेम रखने के लिए इसको आप 7 से गुणा कर दो, इसको आप 3 से कर दो, इसको भी करना पड़ जाएगा, इसको भी करना पड़ जाएगा। इससे देखिए फर्क क्या पड़ेगा, 7 त्रिक 21 और 7 1 के 7, 3 सते 21 और 3 दूना 6, समझ रहे हैं, यस बिल्कुल समझ रहे होंगे, हम समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहां पर देखिए ध्यान से, सॉरी 3 3 9, यहां से हमने देखा कि जो दूध की मात्रा में इंक्रीज हुआ है वो 7 से 9 मतलब 2 लीटर का हुआ है। इसी 2 का मान अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक। प्रारंभ में दूध और पानी का मिश्रण 140 लीटर था, 21 7 कितना होता है, 28 होता है, 28 बराबर 140 है, 2 बराबर हमको निकालना है, 2 से डिवाइड करिए 14, 14 दहम में 140 होता है। 10 लीटर बढ़ाएंगे तो जाकर के सवाल आपका हल होगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, 10 लीटर पानी बढ़ा दो, जो 25% अभी तक पानी रहता था 30% हो जाएगा। 23वां सवाल डन होता है। 24वें पर आइए। नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। जो नल ए है किसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, ठीक है, भरने का काम करता है। बी उसी टैंक को 50 घंटे में भर सकता है। लीजिए एक और आया, वो 50 घंटे में कह रहा हम भरने की बात कर रहे हैं। फिर होता क्या है, टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए कि टैंक 25 घंटे में केवल भर जाए। बढ़िया तो है सवाल। देखिए 40-50 के हिसाब से टैंक की कैपेसिटी हमने 200 लीटर ले लिया। 200 लीटर पानी की आवश्यकता थी। ये क्या करेगा, हर मिनट ही घंटे हर घंटे 5 लीटर पानी डाल सकता है। ये हर घंटे 4 लीटर पानी डाल सकता है। दोनों हर घंटे 8-9 लीटर पानी डाल सकते थे। अब सुनिए इसको, अगर हम एक स्टेटमेंट ऐसे बना ले कि हमारी रिक्वायरमेंट है 200 लीटर की, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में और करते रहे। हम चाहते हैं कि चलो करते रहें, कितनी क्षमता से, 9 लीटर पानी डालते हुए। इनको हमने माना चलो n मिनट तक के लिए, n घंटे तक काम करते रहें। टोटल हम कितने घंटे काम करवाना चाहते हैं, 25। तो इसका मतलब 25 माइनस n कर दीजिए, जो बचा अपने पास रहेगा समय। और अब हम किसको बंद करने जा रहे हैं, नल ए को बंद करने जा रहे हैं। नल ए को बंद करेंगे तो केवल बी रहेगा, और बी रहेगा तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेगा। पानी पड़ेगा कुल कितना, 9n प्लस 25 100 के 100, देखिए कितना कर दें इसको, 9n प्लस 25 100 के 100 माइनस 4n बराबर टोटल पानी कितना है, 200। इसमें से घटा दे 5n बराबर आपका 100 होगा, n बराबर 20 होगा। 20 घंटे बाद नल ए को बंद करना होगा। 20 9 180, उसके बाद 20 लीटर बचेगा, और जो इसकी क्षमता है 4 पानी डालने की 4 लीटर, उसको 5 घंटे और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा 25 घंटे। इस सवाल को देखिए 25 नंबर क्या है, एक बॉक्स है जिसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की एक दीवारें एक समान मोटाई की हैं, जैसे आप संदूक सोचिए, संदूक के आप अंदर जाओ, लेंथ आपको कुछ दिखेगी, बाहर से आके काउंट करिए कुछ दिखेगी, दोनों तरफ की इंक्रीज होती है। उसी प्रकार से अगर ब्रेथ की बात करो तो भी आपको अंदर कुछ मिलेगा और बाहर दोनों तरफ वो मोटाई बढ़ जाती जो चद्दर की लगी होती है। ऐसे ऊंचाई पर भी होता है, ढक्कन लगा होना ना लगा होना अलग तरह का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हमसे इसने कहा है कि इसके बाहरी सतह का जो कुल क्षेत्रफल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्वाइस LB। अगर हम लोग इसको संदूक को समझ रहे घनाभाकार, तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जैसे अगर इस प्रकार से संदूक था, अभी तो हम मान लीजिए एग्जैक्टली उसको प्रेजेंट करना बहुत टफ होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे समझ ले कि संदूक है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसी में अगर डेप्थ के हिसाब से हम ऐसे सोच ले, देखिए ऐसे
हम चौड़ाई के हिसाब से सोच लें, ऐसे क्रिएट कर दें इसको भी, तो हम समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए ए इसका जैसे हम कैलकुलेशंस के हिसाब से लें, ए इसको इधर मिला दे, इसको इधर मिला दे, इसको यहाँ मिला दे, इसको ऐसे मिला दे, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं जैसे कैलकुलेशन की बात करें। बट इसने कहा कि बाहरी जो क्षेत्रफल हम लोग को दिया है वो 592 है, करेक्ट है। अब इसके बाद आंतरिक का हम लोग कैसे करेंगे? अच्छा चलिए, ये जो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया है, तो आंतरिक अगर दिया है तो एरिया क्या होता है पता है? ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, करेक्ट है। इसके लिए हम आंतरिक निकालते हैं तो कितना आएगा? 10 अट्ठे 80 प्लस 8 छंगे 48 प्लस 6 दहम में 60। ये आंतरिक कर रहा हूं, 60 40 100 80 180 188। 188 को 2 से गुणा कर दें, ना करें तो भी ऐसे सेट हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 1 17 2 1 के 2 2 1 3 376 है, ये आंतरिक है। बाह्य की बात करें तो बाह्य में 2 बार लंबाई बढ़ेगी 2 बार चौड़ाई बढ़ेगी, तो ट्वाइस अगर हम लोग ऐसे जनरली कोई एक मेजरमेंट ले लें, जैसे सपोज करिए इसमें से हम सब सही 1 लग रहा है, 1 बढ़ा दे, देखिए हम ऐसे रिस्क ले रहे हैं, तो 10 2 कितना होगा? 12 और 12 यहां पर देखिए 12 हो जाएगा बाह्य, और ये 10 होगा और ये 8 होगा, करेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? 12 दहम में 120 प्लस 10 अट्ठे 80 प्लस 8 12 अट्ठे कितना होता है? 96, सही है, यस। आइए देखिए इसको ऐड करिए, ये 296 हो गया। 296 गुणे आप 2 कर दें, 2 छंगे 12 होता है, 2 9 18 19 होता है, 2 दूना 4 1 592 हो गया। इसका मतलब देखिए सेट हो गया इसी पर, और कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्टली आ जाता, तो 1 ही सेंटीमीटर का राइट सोल्यूशन होगा। बाकी एक्स लेकर मान के करने पे बहुत टाइम टेकन, इसमें रख कर देख कर ही सोल्यूशन पॉसिबल है। तो 25वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। कमेंट करके जरूर बताइए कितने सवालों का उत्तर आपका सही था, किस सवाल में अभी भी डाउट है भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगली क्लास में मुलाकात होती है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।